नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो रशिया ने अभी रिस्पॉन्ड किया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान में और वहां पर मिलिट्री कॉपरेशन स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के साथ रशिया ने। तो ऐसा पहली बार है कि रशिया मतलब कि कोई मिलिट्री कॉपरेशन कर रहा है पाकिस्तान के साथ। और काफी दिन तक कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं आई रशिया के द्वारा कि ऐसा क्यों है, क्या हमारे जो रिश्ते जो रहे हैं, इतने पुराने सही संबंध हमारे रहे हैं रशिया के साथ, क्या वो यहाँ पर अभी दरकिनार कर दिए गए। तो अभी उसी के चलते रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है। रशिया के जो एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट जारी की है। और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था ना, जो भारत की यहाँ पर क्वेश्चन थे, तो अभी सभी क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि मतलब ये कॉपरेशन कैसा रहेगा पाकिस्तान के साथ। और इसके अलावा भी ना और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मैं चाइना की बात करूं तो रशिया का झुकाव चाइना की ओर भी काफी बढ़ता जा रहा है। ओके। तो अभी जो मतलब संबंध भारत का रशिया के साथ 2 डेकेड्स पहले था, क्या बिल्कुल वैसा ही चल रहा है अभी? क्या यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आ गया? तो अभी मैं पूरा लेक्चर डिस्कस करूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके का सिनेरियो जो है ना बन चुका है अभी भारत और रशिया के अगर रिलेशंस की बात करें। ओके। और अभी बुधवार को ही यहाँ पर रशिया का यहाँ पर क्लैरिटी आई, रशिया की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने मिलिट्री कॉपरेशन अभी शुरू किया है ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे पाकिस्तान को, तो उनका एक यहाँ पर सीमित क्षेत्र होगा। तो कहने का मतलब कि सिर्फ टेररिज्म से फाइट करने के लिए ही ऐसे इक्विपमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे पाकिस्तान को रशिया के द्वारा। तो और इसके अलावा जो भी हमारे इंडिया और रशिया के जो यहाँ पर इन डेप्थ जो टाइज है ना, मतलब कि इतने गहरे रिलेशंस हैं, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते इस मिलिट्री कॉपरेशन के साथ जो कि पाकिस्तान के साथ हम करने जा रहे हैं। ओके। तो हमारे जो टाइज हैं इंडिया और रशिया के, वो बहुत मजबूत हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है रशिया ने जो क्लैरिटी दी है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी कुछ ही दिनों पहले रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सरगे लेवरोव, तो वो पाकिस्तान के विजिट पे गए। और इसी के चलते जो रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया है, तो अभी जो इंडिया में रशिया की जो एम्बेसी है ना, तो वहां पर जो एम्बेसडर बैठते हैं रशिया के, तो उन्होंने, उनका नाम है निकोले कुदाशेव, और दूसरे उनके डिप्टी हैं जिनका नाम है रोवन बाबूशिकिन। ओके। तो यहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, मीडिया पर्सन्स को बताया है कि यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, नो रीजन टू थिंक देयर आर डाइवर्जेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन रशिया एंड इंडिया एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। तो जब भी पाकिस्तान की बात आए, अगर ये सोच लिया जाए भारत की तरफ से कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा होगी हमारे रिश्तों के बीच में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है ऐसा सोचने का। तो ये स्टेटमेंट दी गई है जो एम्बेसडर है रशिया के भारत में, उनके द्वारा। ओके। तो क्लैरिटी उन्होंने ये बात कहकर कही है। ओके। और इसके अलावा बात ये भी की है कि जो यहाँ पर भारत और रशिया के बीच में डील होनी है ना, तो ये डील किसके रिगार्डिंग होनी है? ये होनी है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके। तो अभी इस डील के अकॉर्डिंग इसमें भी बात की जा रही है कि इस डील को रशिया पूरा करेगा। रशिया अपनी कमिटमेंट करता है। भारत ने ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से मांगा है। ओके। तो टोटल 39,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे हम इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में लाने के लिए। तो अभी रशिया कह रहा है कि हम कमिटेड हैं, हम आपको वो देंगे। दूसरी ओर यूएस जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी सैंक्शन लगा रहा है कि भारत के ऊपर कि आप ये वाला मिसाइल सिस्टम आप नहीं खरीद सकते रशिया से। ओके। तो ये रशिया कह रहा है कि बेशक यूएस सैंक्शन भी लगाए, कुछ भी करे, हमारे ऊपर सैंक्शन करे, रशिया के ऊपर करे या इंडिया के ऊपर करे, हम यहाँ पर वचनबद्ध है कि आपको ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आपको देंगे ही देंगे। ओके। तो अभी ये सिस्टम क्या है, इसका मतलब क्या है? ओके। तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो ये इस तरह से ये दिखते हैं। ये जो यहाँ पर सिलेंडर्स है ना बड़े बड़े, तो इनके अंदर होती है ये मिसाइल। ओके। तो यहाँ पर ही पूरा सिस्टम इनका होता है, रडार रडार लगे होते हैं। ओके। तो अभी ये काम कैसे करता है? ओके। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर दुश्मन ने कोई मिसाइल दागी, तो अगर जब इस रडार के क्षेत्र में वो मिसाइल आ गई ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मिसाइल निकालेगा और जो हवा में मिसाइल होगी दुश्मन देश की, उसको हवा में ही तबाह कर देगा। ओके। तो इस तरीके का ये एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जो कि काफी फायदा दे सकता है और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफी मजबूती दे सकता है, सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, मतलब इसलिए इतना फायदा है इसका। ओके। तो अभी इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो S-400 जो यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो यहाँ पर फाइटर जेट होते हैं उनको भी यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, मिसाइल ड्रोन सबको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है, अप टू
400 किलोमीटर रेंज, तो इतनी बड़ी रेंज है इसकी। ओके, तो इतने बड़े 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 दायरे तक यहाँ पर ये, अगर इसके दायरे में आ गया तो ये एक्टिवेट होगा, तो इतनी रेंज तक ये मार कर सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर रडार इसके लगे हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी इक्वेशन, यहाँ पर 600 किलोमीटर की रेंज है इसकी शुरुआत में। ओके, तो कैन ट्रैक हंड्रेड्स ऑफ टारगेट साइमल्टेनियसली, लगातार एक के बाद एक टारगेट भी ये मतलब फायर कर सकता है, तो उस तरीके से ये बना हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही मिसाइल जो है रिस्पॉन्ड करेगी, जितनी मिसाइल यहाँ पर लोड होंगी, ओके, उतनी एक के बाद एक ये चलती जाएंगी, जितने यहाँ पर बार टारगेट्स आ रहे होंगे उसके हिसाब से। क्योंकि 4 तरीके की यहाँ पर ये मिसाइल्स होती हैं, यहाँ पर एक ही बार में जो लोड होती है। और इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जिनकी वेलोसिटी 4800 मीटर्स पर सेकंड होती है, वो तो उनको भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये 5th जनरेशन अभी जो है रशिया के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये वो रशिया इंडिया को इसको यहाँ पर सौंपेगा। ओके, और इसके अलावा जो यहाँ पर F-35 जेट है अमेरिका के, तो इनको भी ये शूट डाउन कर सकता है, तो इतनी इसकी यहाँ पर जो है ना क्षमता है। अभी देखो भारत मतलब कितने खरीदेगा, भारत ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है, भारत यहाँ पर 5 ऐसे एंटी मिसाइल सिस्टम जो है खरीदना चाहता है, जिसका कुल खर्चा आएगा 39,000 करोड़ रुपए। ओके, तो ये आने वाले 5 सालों में ये हमें डिलीवर करेंगे, तो ये काफी समय हो गया है। ओके, 3-4 साल हो गए मतलब ये इस बात को, कि जब से भारत डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोसेस होते हैं ना, किसी भी चीज को प्रोसेस करना, जब भी हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इतना जल्दी नहीं होता वो। ओके, तो उसको कम से कम भी 5 या 6 या 7 साल लगते हैं। तो राफेल विमान भी जो है ना, आज का नहीं है वो। ओके, वो उसका मुद्दा भी बहुत पुराना है। तो अभी देखो पिछले साल जो है राफेल विमान पहुंचे हैं भारत में। ओके, तो इसके ऊपर भी काफी खर्चा किया। तो एक और बात यहाँ पर जानी, भारत को तो अभी ये मिली नहीं मिसाइल। ओके, लेकिन दूसरी ओर अगर चाइना की बात करें ना, तो चाइना ने ये 2014 में डील की थी, और 2018 में इसको 2 ऐसे यहाँ पर एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया ने दे भी दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर $3 बिलियन की डील थी रशिया और चाइना के बीच में, और चाइना को रशिया ने ऑलरेडी ये दो दो यहाँ पर जो था ना, 2 इक्विपमेंट ये दे दिए हैं। ओके, लेकिन भारत के पास अभी एक भी नहीं पहुंचा। तो इससे भी आप समझो कि किस तरीके के रिलेशन भारत और रशिया के बीच में अभी बन रहे हैं। ओके, तो मतलब समय समय के हिसाब से किस तरीके से यहाँ पर ना चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो चाइना की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है रशिया का। और अभी बात करते हैं अमेरिका के सैंक्शंस की। तो देखो अमेरिका ने स्पेशल एक एक्ट बनाया अपनी पार्लियामेंट में पास करके, जिसका नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं कार्सा। ओके, तो ये फेडरल लॉ है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का, तो जिसके तहत इन्होंने सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर और रशिया के ऊपर। ओके, तो अभी ये भारत के ऊपर भी यही कार्सा लगा के ना भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, अगर भारत खरीद लेता है S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से। ओके, तो रशिया ये मिसाइल सिस्टम ना बेचे, तो इसी के चलते यहाँ पर रशिया के ऊपर भी यहाँ पर सैंक्शन है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है मतलब अमेरिका के खिलाफ जाकर। तो ईरान के साथ भी यहाँ पर न्यूक्लियर डील होनी थी, वो नहीं हो पाई। तो ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, तो इसके तहत इसके ऊपर भी सैंक्शन है। तो भारत यहाँ से तेल भी नहीं अभी इंपोर्ट कर पा रहा ईरान से। ओके, क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो अभी भारत को भी नुकसान हो रहा है इससे। ईरान एक ऐसा इकलौता देश है जिसके साथ भारत रुपए में ना, रुपए में ट्रेड करता है, मतलब अपनी डॉलर में नहीं करता, रुपए में करता है। लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई है, जिसके तहत हमें और सोर्सेज ढूंढने पड़ रहे हैं। हमें मजबूरन जो है ना सऊदी अरब जैसे मुल्क मुल्क के ऊपर ही हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा हमें रखनी पड़ रही है, अगर जब ऑयल इंपोर्ट की हम बात करें। तो इस बिल को भी 2 अगस्त 2017 को साइन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ओके, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कार्सा। और आगे क्या बात की गई, तो आगे लेवरोव की जब विजिट हुई है यहाँ पर पाकिस्तान में, उसके रिगार्डिंग जो बात की गई है रशिया के एम्बेसडर के द्वारा, कह रहे हैं कि यहाँ पर रशिया सिर्फ अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर लिमिटेड कॉपरेशन रख रहा है पाकिस्तान के साथ, अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो। और सिर्फ यहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने के लिए यहाँ पर कॉमन एजेंडा, इसलिए यहाँ पर उसको मिलिट्री कॉपरेशन दी जा रही है पाकिस्तान को। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो है हेल्प यहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तान की जा रही है। और इसी के चलते ऐसी ही डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस जो है ना, वो अभी आने वाले समय में भी की जाएंगी। और अभी जो डिप्टी एनवॉय है, तो अभी जो उनके साथ थे, तो उनका यहाँ पर कहना है कि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, इनकी ये रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी 1999 में, इसके भी ये रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें ना दोनों में कॉमन बात थी, दोनों में कॉमन बात क्या थी कि इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मुद्दे होंगे ना, उन मुद्दों में तीसरा कोई नहीं आएगा। ओके, तीसरी पार्टी कोई नहीं आएगी मेडिएशन करने के लिए,
यहाँ पर किसी भी तरीके से समझौता करवाने के लिए जो भी काम करना होगा ना, तो इंडिया पाकिस्तान खुद से करेंगे। ओके, तो ये कॉमन बात थी सिमला एग्रीमेंट में भी और लाहौर डिक्लेरेशन जो हुई थी 1999 में, तो यहाँ पर भी सेम ही बात थी। ओके, तो इसी चीज को रशिया भी कमिट कर रहा है कि हम यहाँ पर कोई इंटरवीन, कोई मीडिएशन नहीं करेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में। और इसके अलावा जो 2003 में सीज फायर का यहाँ पर जो एग्रीमेंट, जो डिसीजन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, तो उसकी भी यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो एलओसी जिसको हम बोलते हैं, इसके पार जो है ना, पाकिस्तान के पास जो है कश्मीर, पाकिस्तान जिस कश्मीर को कंट्रोल करे तो वो कश्मीर शुरू हो जाता है। तो अभी 2003 में सीज फायर यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि ऐसे गोलाबारी जो है एक दूसरी जगह से नहीं की जाएगी। हालांकि ये सीज फायर की उल्लंघना काफी बार हो चुकी है अब तक। अभी थोड़ा सा देखते हैं शिमला एग्रीमेंट के बारे में। तो ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो भारतीय स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तो उसकी कैपिटल है शिमला। ओके, तो यहाँ पर इसलिए इसको शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये हुआ था भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस समय के जुल्फिकार अली भुट्टो, तो उन दोनों के बीच में ये हुआ था। इनको रेटिफाई किया था इंडिया की पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने। तो ये हुआ था जब यहाँ पर 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, जब बांग्लादेश बना दिया था भारत ने। भारत की मदद से ही बांग्लादेश बना था। पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था पहले। ओके, लेकिन उसका जो मेनलैंड पाकिस्तान था ना, उसके साथ कोई बॉर्डर नहीं टच होता था, बहुत दूर चला जाता था, जिसके चलते यहाँ की जो लोग थे ना, वो भी विरोध करने शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। तो इनका साथ दिया भारत ने और अलग कर दिया ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से और नाम दे दिया बांग्लादेश। और उसके बाद यहाँ पर यह एग्रीमेंट हुआ था कि अभी जो भी बातचीत करेंगे, जो भी मुद्दे हम यहाँ पर आपस में जो भी हमारे यहाँ पर डिफरेंसेस होंगे, तो आपस में मिल बैठकर हम यहाँ पर ना बायलेटरल नेगोशिएशन के साथ हम इसको उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर दो मेजर आउटकम निकले शिमला एग्रीमेंट में। पहली बात तो यही है कि अपने जो यहाँ पर डिफरेंसेस होंगे तो बिल्कुल शांतमय तरीके से बायलेटरल नेगोशिएशंस के थ्रू जो है ना उनको हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कश्मीर डिस्प्यूट है, तो इसको यहाँ पर बायलेटरल इशू रखा जाएगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कोई तीसरा प्लेयर बीच में आ जाएगा। तो इसके लिए पाकिस्तान राजी हो गया। ओके, तो पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के बीच में ही ये मुद्दा रहेगा। ओके, तो दोनों मिल बैठकर ही इसको यहाँ पर इस डिस्प्यूट को हल करेंगे। तो ये भी यहाँ पर एक मेजर आउटकम थी इस शिमला एग्रीमेंट में। ओके, तो यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं होगी, बेशक वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो। तो हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी ना, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका मेडिएशन करने के लिए तैयार है। तो मोदी जी ने उसी समय कह दिया था कि नहीं, और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच का मामला है, हम दोनों मिल बैठकर जो है ना इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, तो एक तो पहला ये आउटकम निकला। दूसरा ये था कि जो सीज फायर लाइन थी, ओके, 17 दिसंबर 1971, जिसको यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पर भी कह दिया गया कि यूनिलेटरी कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मिल बैठकर यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पर सीज फायर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहां पर कैसे काम करना है, किस तरीके से कंट्रोल कहाँ किस एरिया तक आप रहेगा, किस एरिया तक का हमारे पास रहेगा। तो ये भी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ही हम काम करेंगे आगे। तो ये था पूरा का पूरा शिमला एग्रीमेंट। और अभी बात करते हैं लाहौर डिक्लेरेशन की। तो ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही ये ट्रीटी हुई थी। शिमला एग्रीमेंट के बाद ये पहली ऐसी ट्रीटी हुई थी। ओके, तो ये 21 फरवरी 1999 को ये साइन हुई थी। तो ये लाहौर में हुई थी। ओके, लाहौर में एक हिस्टोरिक समिट हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ओके, तो ये इसके बाद ही हुआ था, कुछ महीनों बाद ही इसी साल हुआ था कारगिल वॉर, कारगिल अटैक। ओके, तो उस समय जो परवेज मुशर्रफ थे, तो वो आर्मी के जनरल थे उस समय, तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ को कैद कर दिया, जेल में डाल दिया उसको, और खुद जो सत्ता में आ गए। और उसके बाद यहाँ पर कारगिल वॉर शुरू कर दी। तो उस समय भी ऐसा था कि जब कारगिल की जो पहाड़ियां है ना, तो उसमें हम पहाड़ी खाली कर देते थे जब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर विंटर, मतलब विंटर की सिचुएशन हो जाती थी। ओके, तो मतलब कोई भी नहीं आता था, ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान वाले। लेकिन ये पाकिस्तान वालों ने धोखा दे दिया, ये गए नहीं वहां से, और जो पहाड़ी की चोटी थी ना वहां पर चढ़कर बैठ गए, और इंडिया चला गया अपने एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे। और फिर जब ऑक्यूपाई कर लिया, फिर इंडिया ने जब उसको री ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, तो काफी नुकसान हुआ हमारा, क्योंकि वो ऊपर बैठे थे। ऊपर से फायर करना, ऊपर से आइडेंटिफाई करना आसान है, नीचे से आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, ये टफ होता है। फिर भी हम जीते और पाकिस्तान को हराया। ओके, तो उस समय भी काफी निंदा हुई थी पाकिस्तान की भी। ओके, तो अभी
1999 में ये एग्रीमेंट हुआ था, तो इसमें ये क्यों हुआ था? तो इसमें भी यहाँ पर ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई थी कि खास तौर पे जो जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है ना, तो वो उनको उनका ध्यान रखना है। ओके, मतलब एक्सीडेंटल और अनऑथोराइज यहाँ पर उसका यूज नहीं होना चाहिए। चाहे इंडिया साइड जो एटॉमिक बॉम्ब्स पड़े उनका, चाहे पाकिस्तान साइड जो यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स पड़े उनका। तो अभी इसके रिगार्डिंग ये ट्रीटी थी, लाहौर डिक्लेरेशन था। तो यहाँ पर भी एक मुद्दा यही था कि बायलिटरली काम करेंगे जो भी करेंगे। और आगे आखिर में क्या बात करें कि जो यहाँ पर उनके फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो स्पीच दी, ओके, तो जो मैसेज दिया पाकिस्तान आर्मी को, तो वो भी बिल्कुल क्लियर था कि जितने भी साउथ एशियन डिस्प्यूट्स हैं, तो भारत साउथ एशिया का ही एक मेंबर है, एक यहाँ पर कंट्री है। पाकिस्तान भी साउथ एशिया का ही कंट्री है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी साउथ एशिया के ही कंट्रीज हैं। तो अभी कोई भी अगर साउथ एशियन डिस्प्यूट है ना, तो अभी उनको सिविलाइज मैनर में रिजॉल्व किया जाए, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको यहाँ पर मानकर। ओके, तो इस ये यहाँ पर जो है ना बात उनके द्वारा की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी यहाँ पर ब्रीफ किया है कि यहाँ पर जो रिसेंट जो विजिट दिल्ली में अभी लावरोव की हुई है, तो लावरोव वही है फॉरेन मिनिस्टर रशिया के। तो अभी ग्राउंड तैयार की जा रही है जो एनुअल इंडिया रशिया समिट होती है। ओके, तो उसके लिए, तो अभी पिछले साल ये हुई है। ओके, तो अभी आने वाले समय भी इंडिया में यहाँ पर इंडिया रशिया समिट होगी। तो आपको मुझे ये बताना है कि अभी इस बार जो ये समिट होगी ये कहाँ पर होगी, रशिया में होगी या फिर इंडिया में होगी? अगर इंडिया में होगी तो कौन से शहर में होगी? इसका आंसर मुझे आप करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा आखिर में जो बात की वो कि कह रहे हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ, और अच्छे हमारे टाइज हैं। इसके अलावा ये तीनों की तीनों कंट्रीज, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं। ओके, तो ये भी अभी रिसेंटली ही हमने ज्वाइन किया है 2017 में। ओके, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इकट्ठे परमानेंट मेंबरशिप मिली है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसको चाइना लीड कर रहा है। तो शंघाई जो है ना चाइना का बड़ा शहर है। ओके, यहाँ पर तो अभी यही बात की जा रही है कि रशिया भी अभी इसका मेंबर है। तो पाकिस्तान और इंडिया तीनों इसके मेंबर है। तो अभी रीजनल सिक्योरिटी के मामले में अच्छे से हम जो है ना अलग अलग एरियाज में कॉपरेट कर सकते हैं, टेरर के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो शंघाई है क्या यहीं पर होगा? नहीं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो बीजिंग जो है ना वो कैपिटल, नेशनल कैपिटल है किसकी? चाइना की। तो इस नक्शे को देखिए, तो इस ये है सभी के सभी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो ये कुल मिलाकर पहले रशियन फेडरेशन है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक जिसको हम किर्गिस्तान भी बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये यहाँ पर ना यहाँ पर कुल मेंबर है इस एससीओ के। तो ये सभी के सभी परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। तो कुल मिलाकर कितने मेंबर हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, टोटल 8 मेंबर स्टेट है यहाँ पर। ये उनके यहाँ पर अलग अलग नक्शे हैं, ये रीजन यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर किए हुए हैं। ओके, तो कैसा लगा लेक्चर आपको? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को, और फीडबैक दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।